दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। लतानी नदी के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री कैंप तबाह हो गया है। तो एक तरफ जहां इजरायली ब्रिगेड दक्षिणी लेबनान को हवाई हमले में तहस नहस कर रही है, वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 60 मिनट में 200 प्रक्षेपास्त्र दागते हुए हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल में रक्तपात मचाया है। मगर इसी बीच लेबनान फ्रंट पर तालिबानी लड़ाकों के दस्तक देने की खबर सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की अपील के बाद तालिबान ने अपने 25,000 लड़ाकों को लेबनान की तरफ कूच करवा दिया है। दावा यह भी है कि तालिबानी लड़ाके सीरिया बॉर्डर पहुंच भी चुके हैं। तो क्या जल्द ही लेबनान फ्रंट से होगा इजरायल पर प्रहार? आखिर क्या है तालिबान का यरूशलेम रण, देखिए। करीब 9 महीने पहले इजरायल और हमास के बीच गाजा युद्ध का आगाज हुआ और फिर इस जंग में हर दिन किसी नए किरदार की एंट्री होने लगी। पहले लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर धावा बोला। इसके बाद यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर में गदर मचाए। इस दौरान सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन भी बेकाबू हुए। प्रॉक्सी संगठनों ने पूरे अरब में बारूदी भूचाल ला दिया। अब तक गाजा के समर्थन में सिर्फ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ही इजरायल अमेरिका से लोहा ले रहे थे, मगर अब गाजा जंग में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकों की एंट्री हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि लेबनान फ्रंट से तालिबानी लड़ाके इजरायल पर धावा बोल सकते हैं। दरअसल वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि तालिबान के करीब 25,000 से ज्यादा लड़ाके लेबनान पहुंच सकते हैं। ईरान, इराक और सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचने का रूट तैयार हुआ। तालिबानी लड़ाकों की पहली टुकड़ी सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों की टुकड़ी रास्ते में है। 100 घंटे बाद लेबनान फ्रंट से इजरायल पर हमले का प्लान तैयार है। ISW की माने तो तालिबानी लड़ाकों की कुल तादाद करीब 1.25 लाख के आसपास है। फिलहाल लेबनान फ्रंट पर तालिबान ने 25,000 लड़ाके ही भेजे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान सैकड़ों लड़ाकों की और टुकड़ी लेबनान भेज सकता है। दरअसल गाजा के बाद इजरायल ने अपना अगला टारगेट लेबनान को बनाया और इसी के साथ ही नेतन्याहू ब्रिगेड ने लेबनान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी। बस फिर क्या, लेबनान को इजरायली प्रकोप से बचाने के लिए पहले तो ईरान ने चेतावनी दी, फिर इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ कूच किया। तो ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए तालिबानी लड़ाकों को जंग में उतारने का फैसला किया। और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की सरकार ने तालिबान से जंग में उतरने की अपील की। ईरान की अपील के बाद ही तालिबान ने 25,000 लड़ाके भेजे। तालिबानी लड़ाकों को लेबनान भेजने में ईरानी सरकार ने मदद की। इराक, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस तालिबान का मददगार बना। PMC वैगनर सीरिया से तालिबानी लड़ाकों को लेबनान तक पहुंचाएगा। दावा किया जा रहा है कि बगदादी रूट से होते हुए तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान टू लेबनान पहुंचेंगे, वो भी 3000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ये बात जग जाहिर है कि हिजबुल्लाह, हूती जैसे तमाम प्रॉक्सी संगठनों को हथियारों की सप्लाई ईरान करता है।
लेकिन इस बार ईरान ने हथियार नहीं बल्कि तालिबानी लड़ाकों की फौज लेबनान भेजी है। दरअसल पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात शहर से तालिबानी लड़ाके ईरान के सरहदी इलाके तैबाद में दाखिल हुए और फिर तैबाद से तालिबानी लड़ाकों की टुकड़ी निशाबुर, सब्जेवार और शाहरुद्र होते हुए ईरान की राजधानी तेहरान पहुंची। दावा किया जा रहा है कि तेहरान से तालिबानी लड़ाकों को मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए पश्चिमी ईरान के सरहदी शहर बुकान तक पहुंचाया गया है। इसके बाद बुकान से तालिबानी फाइटर्स आर्मर्ड व्हीकल के जरिए इराक के इरबिल, मोसूल, तलाफार और सिंजार से होते हुए सीरिया के अल रक्का इलाके में दाखिल हुए। आपको बता दें कि ईरान को सीरिया वाया इराक रूट जिसे इलाके से तालिबानी लड़ाकों को भेजा गया है, वहां इस्लामिक रेजिस्टेंस का दबदबा है, जो कि एक ईरान समर्थित संगठन है। फिलहाल तालिबानी लड़ाके अल रक्का में मौजूद हैं और दावा है कि अल रक्का से तालिबानी लड़ाकों को लेबनान भेजने के लिए फरात नदी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सीरिया के अलेप्पो शहर में जाकर मिलती है। गौर करने वाली बात यह है कि अलेप्पो में पीएमसी वैगनर का सैन्य अड्डा है। यही वैगनर अफगानिस्तान के तालिबानी फाइटर्स को इदलिब के रास्ते लेबनान बॉर्डर पर भेजेगा। दरअसल पीएमसी वैगनर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। वैसे तो दावा किया जाता है कि इजराइल हमास जंग में पुतिन ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का साथ दे रहे हैं, मगर तालिबानी लड़ाकों को लेबनान में दाखिल कराने का जिम्मा वैगनर को इसलिए भी दिया गया है क्योंकि तालिबान और पुतिन सरकार के रिश्ते भी अच्छे हैं। बीते कुछ महीनों में तालिबानी डेलीगेशन पुतिन से कई दफा मिल भी चुका है। एसीओ समिट में भी रूस तालिबान के बीच मुलाकात हुई। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले सोमवार तक तालिबानी लड़ाके लेबनान पहुंच सकते हैं और इसके बाद ही इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले की तैयारी है। फिलहाल ईरान शांत है क्योंकि वहां राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी है। दावा किया जा रहा है कि नतीजों के साथ ही ईरान खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग का आगाज कर सकता है। मगर ईरान तालिबान से पहले लेबनान का हिजबुल्लाह पूरे एक्शन में है। लेबनान में तालिबान के पहुंचने की खबर से ही हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हैं। इसी का नतीजा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा हमले किए। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया। वहीं सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस बेस पर अटैक किया। इन हमलों के बाद इजराइल ने इलात और हाइफा पोर्ट बंद किए। मतलब ये कि एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल के लिए काल बना हुआ है तो दूसरी ओर लाल सागर, यमन और सीरिया में भी तबाही जारी है। इस बीच तालिबानी लड़ाकों की एंट्री ने अरब में खलबली मचा दी है। अब यह देखना होगा कि 100 घंटे बाद अगर तालिबानी लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोला तो मंजर कितना भयावह होगा, कितनी तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, खार्किव में रूस का फैब 3000 बॉम्ब से अटैक। रूस की वायुसेना ने बॉम्बर से ग्लाइड बम दागे हैं। फैब 3000 के प्रहार से खार्किव में भारी तबाही मची हुई है।
यूक्रेन हार के द्वार पर पहुंच चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना सरेंडर को तैयार नहीं है। पराजय टालने के लिए यूक्रेनी सेना ने अंतिम विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। इस विकल्प का नाम है परमाणु छल। यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ रूस के अंदर गुरिल्ला हमले किए हैं, बल्कि ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट को तबाह करने की कोशिश की है। प्लांट पर हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन आरोप रूस पर लगाया है। ये हमला और आरोप असल में ज़ेलेंस्की की वो साजिश है जिसे यूक्रेन ने अपनी हार टालने के लिए रची। ये बारूदी हुंकार हार टालने के लिए यूक्रेन का अंतिम प्रयास है। रूसी धरती पर यह गुरिल्ला घात सरेंडर की ओर बढ़ती यूक्रेनी सेना की आखिरी कोशिश है। रूसी सेना के वज्रपात से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ चुके हैं। यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच चुका है। इस हार को टालने के लिए ज़ेलेंस्की आर्मी जी जान से जंग लड़ रही है। जिस तरह रूसी सेना यूक्रेन के शहरों को जला रही है, उसी तरह यूक्रेन ने भी रूसी सेना को जख्म देने की कोशिश की। चौबीस घंटे में यूक्रेन की कई कोशिशें कामयाब भी हुई। अपनी हार को टालने के लिए ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने बहुत ही खतरनाक साजिश रची है। ज़ेलेंस्की की वो एटमी साजिश है जिससे नेटो सेना युद्ध में डायरेक्ट उतर सकती है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना आखिर अपनी हार कैसे टालने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका और नेटो सेनाओं को जंग में खींचने का षड्यंत्र क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने गुरिल्ला घात कर रूसी धरती को किस तरह से जला दिया, इसकी वीडियो वॉर रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन ने रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट के हेडक्वार्टर पर ड्रोन विस्फोट किया। हमले में रूसी सेना के हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। यूक्रेनी फोर्स ने इसे भी जलाकर भस्म कर दिया। कातोवस्क में यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस की गन बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह कर दिया। रास्नोदर में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए। हमले की वजह से रूस के हथियार गोदाम में आग लग गई। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में भी ब्लास्ट किया। हमले की वजह से रेलवे स्टेशन के पास की एक इमारत जल गई। यूक्रेन ने सबसे घातक हमला रूस के रोस्टोव में किया। यहां यूक्रेनी फोर्स ने 30 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके बाद रोस्टोव पूरी तरह से दहल उठा। यूक्रेन के हमले के बाद रोस्टोव में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। हमले के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का एक पावर सब स्टेशन भी तबाह हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के ऑयल टर्मिनल को भी टारगेट किया। टर्मिनल को बड़ा नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रोस्टोव में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेनी फोर्स जिस वक्त रूस की धरती पर ड्रोन की बारिश कर रही थी, उसी वक्त खतरनाक साजिश के तहत उसने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी तबाह करने की कोशिश की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक यूक्रेन के कई ड्रोन ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट के बेहद करीब जाकर गिरे।
सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को टारगेट क्यों कर रहा है? इसके पीछे ज़ेलेंस्की और बोदानोव का षड्यंत्र क्या है? Ебать, осколки сейчас будут ебать. ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पीछे यूक्रेन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। प्लांट पर हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन हमले का आरोप रूस पर लगा है। रूस पर इल्जाम लगाकर सुपर पावर अमेरिका को भड़काने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चाहती है कि अमेरिका रूस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। गुस्सा होने पर अमेरिका के साथ साथ नाटो सेनाएं सीधे तौर पर युद्ध में उतर जाएंगी। अगर ऐसा हुआ, अगर जंग में नाटो की सीधी एंट्री हुई तो यूक्रेन हार से बच जाएगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की सेना अब ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को टारगेट कर रही है। यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले इसलिए कर रहा है ताकि युद्ध में नेटो की सेना उतर जाए और यूक्रेन हार से बच जाए। लेकिन अगर यूक्रेन की हमले की वजह से पावर प्लांट के रिएक्टर तबाह हुए तो पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा। ये रेडिएशन एक अकल्पनीय त्रासदी में बदल जाएगा। यूक्रेनी सेना ने ज़ेपोरिज़िया में सिर्फ पावर प्लांट पर ही हमला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने रूस के एक रडार को तबाह कर दिया। यह यूक्रेन के उसी हमले का वीडियो है जिसे यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के ड्रोन ऑपरेटर का दहन कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। इस बीच यूक्रेनी स्टेट बॉर्डर गार्ड के प्रवक्ता आंद्रे देमचेंको ने कहा है कि यूक्रेन बेलारूस की तरफ से हमले को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की तरफ से यह बयान इसलिए आया है क्योंकि बेलारूस की सेना यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। यहां बेलारूस ने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ खतरनाक हथियारों की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि बेलारूस की तरफ से कीव पर हमला करने का प्लान है। यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस और बेलारूस दोनों के लिए चेतावनी जारी की है। इस बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैरी ने कहा है कि यूक्रेन रूस से ये जंग नहीं जीत पाएगा। ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि अब वो युद्ध में अमेरिका और नेटो की सेना को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर इस बीच, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस की बमबारी हुई है। फैब और ODAB जैसे ग्लाइड बमों से प्रहार किया गया है। इसी हमले में यूक्रेनी सेना का बेस नेस्तनाबूद हो गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने की है ताबड़तोड़ बमबारी और उसके बाद भारी नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन को इन हमलों के जरिए। यूरोप और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन ने न सिर्फ ब्लूप्रिंट बना लिया है बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया है। पुतिन के प्लान से पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि अगर पुतिन अपने प्लान में कामयाब हो गए तो एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। एक तरफ नाटो में टूट पड़ सकती है तो दूसरी ओर रूस कोल्ड वॉर का बदला अमेरिका से ले सकता है। इसके लिए पुतिन मित्र देशों का ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जो अमेरिका की नीति का विरोध करेगा। पुतिन की चाल पर अमेरिका की नींद इसलिए उड़ गई है क्योंकि कुछ नाटो देश पुतिन की रणनीति पर सहमति जताते दिख रहे हैं। यूक्रेन को मदद के बाद अब नेटो ने उन देशों में तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है जिनका बॉर्डर रूस से लगता है। इसका सीधा मतलब है कि नेटो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अचानक से नेटो ने ब्लूप्रिंट क्यों बदल दिया। अभी तक पूरा फोकस यूक्रेन पर था,
लेकिन अब फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों में सेना लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। फिनलैंड की संसद ने नेटो के डिफेंस एग्रीमेंट पर सहमति जता दी है, जिसके तहत नेटो फिनलैंड में 15 मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। रूस की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एंड्रे नेस्तासियन ने धमकी दी है, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रूस जवाब देने के लिए तैयार है। नेटो ने फिनलैंड और दूसरे नेटो देशों में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर बढ़ा दी है। ये सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा को चुनौती है। इस धमकी के बाद रूस ने यार्स मिसाइल का एक वीडियो लॉन्च किया, जिसमें 100 किलोमीटर तक यार्स का डिप्लॉयमेंट दिखाया गया है। आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल रूस का ऐसा हथियार है जिससे नेटो और अमेरिका दोनों कांपते हैं। और अब वीडियो के बाद ये बेचैनी और बढ़ गई है। आखिर पुतिन यार्स की ताकत प्रदर्शन से क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा, दूसरी तरफ नेटो को धमकी देकर जता दिया कि रूस युद्ध के लिए भी तैयार है। एक तरफ नॉर्वेजियन सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी, दूसरी तरफ 11,000 किलोमीटर रेंज वाली यार्स एटमी मिसाइल के जरिए नाटो को धमकी दे डाली। दरअसल पुतिन एक डबल ट्रैप पर काम कर रहे हैं। वो कई शर्तों के साथ यूक्रेन को युद्ध विराम पर मजबूर करना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका और नेटो पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो हथियारों की सप्लाई रोक दें। दूसरी तरफ पुतिन कई देशों को मिलाकर ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जो नेटो का न सिर्फ मुकाबला कर सके बल्कि उससे धूल चटा सके। इसके लिए पिछले 1 महीने से पुतिन काफी एक्टिव है। Ширится круг государств, справедливое мироустройство. पहले पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया, फिर चीन का दौरा किया। 2 दिन पहले पुतिन एससीओ समिट में शामिल हुए। अब पुतिन तुर्की जाने वाले हैं, जिसके बाद ईरान जाने की भी तैयारी है। जबकि इसी बीच हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन दूसरी बार मॉस्को दौरे पर पहुंच गए। हंगरी एक नेटो सदस्य देश है और तुर्की भी। दोनों देशों से रूस की बढ़ती नजदीकी अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि अमेरिका ने अजरबैजान और आर्मीनिया के विदेश मंत्री को वॉशिंगटन आने का बुलावा देकर रूस को काउंटर करने की कोशिश की है। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। खेमेबाजी शुरू हो गई है। दुनिया के छोटे बड़े देशों को अपने पक्ष में करने की हर कोशिश की जा रही है। यूरोप में नाटो देशों में खलबली मची हुई है, क्योंकि कई देश अभी भी रूस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं और रूस की युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जता रहे हैं। हंगरी के पीएम के मॉस्को दौरे ने नेटो देशों में पड़ती फूट को जाहिर कर दिया है। विक्टर ऑर्बन पर एस्टोनिया की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। विक्टर ऑर्बन मॉस्को में हो या कहीं भी, वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हालांकि ईयू में उनकी स्थिति को लेकर संदेह जरूर पैदा हो रहा है। अभी तो सिर्फ एस्टोनिया ने बोला है, आगे कई और देश सामने आ सकते हैं। दरअसल ये वही प्लान है जिस पर पुतिन काम कर रहे हैं, यानी नेटो में फूट। उधर फ्रांस को लेकर भी नेटो की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 7 जुलाई को दूसरे राउंड की वोटिंग है। पहले फेज में राइट विंग भारी पड़ता दिख रहा है। अगर दूसरे राउंड में भी ऐसा हुआ तो इमैनुअल मैक्रो की सत्ता जा सकती है। ऐसे में उनकी पॉलिसी भी बदलेगी, जिसमें यूक्रेन को सैन्य मदद रोकी जा सकती है। नेटो देशों में खलबली की दूसरी वजह यह भी है कि पुतिन लगातार रूस की ताकत में इजाफा कर रहे हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। साथ ही चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ डिफेंस और स्पेस सेक्टर में कई अहम करार किए हैं। यानी ये तीनों मिलकर अमेरिका को सीधा चैलेंज करने की तैयारी में है। खासतौर से मिडिल ईस्ट में दखल देकर पुतिन वहां का समीकरण बदलने की प्लानिंग में है। इसके लिए ईरान पुतिन का सबसे बड़ा मददगार है।
उधर अमेरिका ने भी जल्दबाजी में अटैकमिस की नई सीरीज बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे यूक्रेन को ज्यादा डिप्लॉय कराकर रूस में तबाही मचा सके। जबकि रूस पहले ही इतने हथियार बना चुका है कि वो लंबा युद्ध लड़ सके। कहीं ऐसा ना हो अमेरिका हथियारों की होड़ में उलझा रहे और पुतिन नेटो देशों को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर ले और यूरोप अरब में अमेरिका का वर्चस्व दांव पर लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली सेना के एक अफसर ने जो खुलासे किए हैं उससे इजरायली जनता और सेना का गुस्सा भड़क गया है। आखिर क्यों फिर से घिरने लगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इससे बचने के लिए नेतन्याहू ने क्या चला है दांव? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। जितनी तेजी से इजरायल गाजा पर हमले कर रहा है, उतनी ही तेजी से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले राफा और वेस्ट बैंक में तबाही की तस्वीरें देखिए, कितना विध्वंस हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा है तब तक हमले रुकेंगे नहीं। लेकिन नेतन्याहू ये भूल गए कि इन हमलों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। युद्ध लंबा खिंचने से इजरायली सेना में गुस्सा बढ़ रहा है। कई सैनिक बेंजामिन के युद्ध नीति के खिलाफ हो गए हैं। कभी भी इजरायली सेना में विद्रोह का विस्फोट हो सकता है। इसके अलावा बंधक नहीं छोड़े जाने से भी नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। जबकि इजरायल पर लगातार युद्ध विराम का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू की जिद की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। बेंजामिन के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का खुलासा इजरायली सेना के एक अफसर ने किया है। एक नॉन कमीशन अफसर ने दावा किया है, जो कि यूनिट 8200 से है। उसने बताया है कि हमास की ट्रेनिंग और मूवमेंट को देखते हुए उसने 7 अक्टूबर से पहले ही हमले का अलर्ट दिया था, जिसने हाई रैंक अधिकारियों को ईमेल के जरिए बताया था। हालांकि इस रिपोर्ट में उस अफसर के नाम का जिक्र नहीं है जिसने खुलासा किया और किसको रिपोर्ट भेजी। अब मोसाद उसी इनपुट की जांच कर रहा है जिसे ईमेल के जरिए भेजा गया। ये जानकारी आईडीएफ सैनिकों के बीच भी पहुंच गई है, जिससे उनका गुस्सा बढ़ गया है कि जानबूझकर इंटेलिजेंस को नजरअंदाज किया गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू को इसका जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि वॉर कैबिनेट के सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इस बीच नेतन्याहू ने मामले की गंभीरता को भांप लिया है और अब एक नया पैंतरा चला है। अब बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम को तैयार होते दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमास से बातचीत फिर से शुरू हो जाए। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या इजरायली जनता नेतन्याहू को इतनी बड़ी लापरवाही के लिए माफ कर पाएगी, जिसने हमास को इजरायल में तबाही का लाइसेंस दे दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर है, राफा में इजरायली सेना का मरकवा टैंक तबाह हो गया। हमास लड़ाकों ने विस्फोटक के जरिए टैंक उड़ाया। हमास ने हमले से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। राफा में इजरायली सेना का मरकवा टैंक तबाह। हमास लड़ाकों ने विस्फोटक से टैंक को उड़ा दिया है। देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। वही टैंक है, मरकवा टैंक, जिस पर बड़ा हमला किया गया और इस टैंक को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का कार्यकाल पूरा होने के बाद से पुतिन यूक्रेन की सरकार को अवैध करार दे चुके हैं। ठीक उसी तरह अब पुतिन अमेरिका को भी अपने चक्रव्यूह में जकड़ना शुरू कर चुके हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की मौजूदा सरकार से समझौते की बात नहीं करेंगे। साथ ही पुतिन ने ट्रंप के युद्ध विराम वाले बयान को गंभीरता से लेने की बात कही है। पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक से बाइडेन को चुनाव में भारी मुश्किल हो सकती है। समझौते के लिए पुतिन ने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन जरूरी बताया है, तो वहीं यूक्रेन की जमीन पर कब्जे का अभियान भी शुरू कर दिया गया है।
पुतिन का उद्देश्य अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर तबाही नहीं, पुतिन का मकसद अब सिर्फ अधिक से अधिक सैनिकों की मौत नहीं, पुतिन का लक्ष्य अब सिर्फ नेटो के हथियारों को भस्म करना नहीं, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी छोटी सी झलक अब दुनिया के सामने आ चुकी है। पुतिन बाइडेन पर हद से अधिक प्रेशर बनाने की कोशिश में है। पुतिन अमेरिका को यूक्रेन से दूर करने की कोशिश में है, हथियार सप्लाई रुकवाने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, पुतिन नेटो में फूट डलवाने की कोशिश में है। रूस की सेना अपना काम कर रही है, यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन वॉर जोन से दूर पुतिन जिस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, अगर वो कामयाब हुआ तो दुनिया फिर रूसी राष्ट्रपति के दिमाग का लोहा मान लेगी। अब तक क्या हुआ ये संक्षेप में समझ लीजिए। रूस ने युद्ध विराम का एक प्रस्ताव तैयार किया। युद्ध विराम के ड्राफ्ट को अमेरिका से लीक कराया गया। रूस के प्लान पर अब नेटो देशों में चर्चा हो रही है। वॉर जोन में रूसी टैंक कहर बरपा रहे हैं, मिसाइलों की बरसात की जा रही है, यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जे की कोशिश चल रही है। लेकिन इस बीच जंग के मैदान से बहुत दूर अपने बयानों से पुतिन अमेरिका और नेटो के खिलाफ तैयार चक्रव्यूह को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और पुतिन के इस बयान से साफ है कि वो बाइडेन के बाद जो राष्ट्रपति बनेगा उससे युद्ध पर बातचीत को तैयार है। पुतिन के इस बयान से अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव हो सकता है। बाइडेन पर चुनाव की वजह से बेहद अधिक प्रेशर बन सकता है। अमेरिका के लोग बाइडेन के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। पुतिन एक तरह से चुनाव में ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। पुतिन ट्रंप को युद्ध खत्म करवाने वाले नेता के तौर पर पेश करने में लगे हैं। पुतिन के इस प्रहार से यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार युद्ध से दूर हो सकता है। बाइडेन चुनाव की वजह से अपने फैसले बदलने को मजबूर हो सकते हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि वैश्विक स्थिरता को रेखांकित करने वाले कई तत्वों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट कर दिया है। पुतिन साबित करने की कोशिश में है कि अमेरिका इस वक्त गलत नीतियों की वजह से सबसे खराब दौर में है और पुतिन की ये बातें अमेरिकी वोटर्स पर सीधे तौर पर असर डाल सकती हैं। लेकिन पुतिन ने अमेरिका और नेटो को कटघरे में लाने के लिए जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये, कीव के करीब रूसी सेना के पहुंचने के बाद पश्चिमी देशों ने सीज फायर की गुजारिश की थी। रूसी सेना लौट गई, लेकिन पश्चिमी देशों ने रूस के साथ धोखा किया। पुतिन ने अमेरिका को फरेबी देश करार दिया है, यानी अमेरिकी चुनाव तक पुतिन युद्ध क्यों नहीं रोकेंगे, इसकी वजह बता दी गई। पहली ये कि वो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते युद्ध विराम नहीं करेंगे। दूसरी ये कि अमेरिकी चुनाव तक रूस यूक्रेन पर हमले जारी रखेगा। अब पुतिन के इस प्लान का फायदा ये होगा कि अमेरिका की अगली सरकार पुतिन की सभी शर्तों को मान सकती है। अमेरिकी चुनाव तक पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं। यही वजह है कि इस रणनीति के तहत युद्ध अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। यूक्रेन में तबाही का सिलसिला तेज है। गुरुवार को यूक्रेन पर 22 बार ड्रोन से हमले हुए। रूस के कुर्स्क से हो रहे इस हमले में कीव, चेरनिहिव, जाइटोमिर, सुमी,
निप्रोपेट्रोवस्क और पोल्टावा को टारगेट करने की कोशिश हुई, लेकिन एयर डिफेंस की वजह से 21 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। रूस के भीषण हमले के बीच पश्चिमी यूक्रेन में 600 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। दक्षिणी यूक्रेन रूस के हमलों में 630 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, जबकि यूक्रेन सेंटर में चल रहे युद्ध में 490 सैनिकों की मौत हो गई। बात उत्तर की करें तो खार्किव में रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूस ने खार्किव में 6 पुल को गिरा दिया है। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि खार्किव में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाए। पुतिन के कैप्चर प्लान के तहत यूक्रेन को चासिव यार से रूसी फौज ने खदेड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चासिव यार के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। किनाल इलाके से यूक्रेनी फौज ने मोर्चा छोड़ दिया है। चासिव यार में बड़े पैमाने पर यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। फरवरी में अवनीवका पर कब्जा करने के बाद रूसी फौज चासिव यार की तरफ बढ़ रही थी। ये काफी ऊंचाई पर बसा शहर है और यहां पर कब्जे के बाद पूरे डोनेट्स्क पर कब्जा करना बेहद आसान हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हमलों के बाद यूक्रेनी कमांडर्स अपने सैनिकों को लेकर सुरक्षित इलाके की तरफ चले गए हैं। पोल्टावा के करीब मंगलवार को स्कंदर मिसाइलों से एयरबेस पर हमला हुआ था। गुरुवार को रूस ने यहां एक तेल डिपो को टारगेट किया। रूसी मिसाइलों के धमाके के बाद यहां कई तेल टैंक में आग लग गई। यूक्रेन के ड्रोन का संहार करने के लिए डोनेट्स्क पंजशीर S-1 एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई। हथियार खत्म होने के बाद यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है। एक दिन पहले यूक्रेन ने यहां एक रूसी हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया। वॉर जोन में ड्रोन से ड्रोन का शिकार भी शुरू हो चुका है। रूस ने इसके लिए अपने ड्रोन को नेट लॉन्चर से लैस किया है। रूसी ड्रोन ने इसी हथियार से यूक्रेन के एक बाबा यागा ड्रोन को गिरा दिया। खेरसोन में रूस के लगातार प्रहार के बाद एक बड़े इलाके में आग लग गई। कई किलोमीटर तक जंगल जल रहे हैं। काला सागर में रूसी सैनिकों के आने के डर से ओडेसा में किलेबंदी कर दी गई है। टैंक को रोकने वाले ड्रैगन टीथ से एक सुरक्षा दीवार बनाई गई है। अब यूक्रेन में ताबड़तोड़ प्रहार के साथ यूक्रेन को अलग थलग करने की कोशिश भी हो रही है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को भले ही नेटो से हथियारों की खेप मिल जाए, लेकिन सैनिकों की कमी के चलते यूक्रेन सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध में अब एक नया मोड़ आ गया है। ये जंग अब आसमानी जंग में बदल चुकी है। दोनों देश के लड़ाकू विमान एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और इस तरह से दोनों देशों के फाइटर जेट तबाह हो रहे हैं। रूसी सेना ग्लाइड बॉम्ब से हमले कर रही है। ये वही ग्लाइड बॉम्ब है जो यूक्रेनी शहरों को श्मशान बना रहा है। रूस के इन हमलों को काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की सेना ने ऑपरेशन बॉम्बर शुरू कर दिया है। 100 घंटे से यूक्रेन विनाश की आग में पूरी तरह से जल रहा है। सौ घंटे से रूसी एयरफोर्स यूक्रेन में लगातार हवाई हमले कर रही है। सौ घंटे से यूक्रेनी एयरफोर्स को बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी ये जंग अब आसमानी जंग में बदल चुकी है। रूसी लड़ाकू विमान ग्लाइड बमों की बरसात कर रहे हैं और यूक्रेनी शहर भस्म होते जा रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स रूस के इस ग्लाइड हमलों को रोक नहीं पा रही है क्योंकि इन हमलों को नाकाम करने के लिए उसके पास एयर डिफेंस नहीं है।
रूसी एयरफोर्स ने क्रीवी रीग के एयरबेस पर हमला किया। हमले में यूक्रेन का MiG-29 लड़ाकू विमान जल गया। एयरबेस पर तैनात यूक्रेन के कई और सैन्य वाहन तबाह हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है। दो दिन पहले रूस ने पोल्तोवा में मौजूद मिरहोरोद एयरबेस पर हवाई हमला किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 5 Su-27 बर्बाद हो गए। 2 Su-27 को नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन में जो आसमानी जंग छिड़ी है उसमें दोनों देशों के एयरक्राफ्ट की बलि चढ़ रही है। युद्ध में अब तक रूस के 107 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं, तो यूक्रेन के 90 फाइटर जेट का खात्मा हो चुका है। रूसी एयरफोर्स 100 घंटे से जिस तरह से यूक्रेन में ग्लाइड बमों की बरसात कर रही है, उससे यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। खुद को बचाने के लिए यूक्रेन ने रूसी बॉम्बर और फाइटर जेट को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है, यूक्रेन ये जंग तभी जीत पाएगा जब रूस के लड़ाकू विमान को तबाह करेगा। रूस जिस ग्लाइड बम से हमले कर रहा है वो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। यूक्रेन रूसी ग्लाइड बम की काट नहीं निकाल पा रहा है, लिहाजा रूस इसी बम से यूक्रेनी शहरों को पाट रहा है। रूसी सेना एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन में 800 से ज्यादा ग्लाइड बम गिरा चुकी है। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो रूस का यही ग्लाइड बम यूक्रेन की हार का सबसे बड़ा कारण सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन का संयुक्त अभियान जारी है। ताइवान के करीब चीन का दादागिरी भी जारी है, तो वहीं चीन ने अमेरिका की जासूसी करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। चीन क्यूबा नया रडार सिस्टम लगा है जो बेहद शक्तिशाली है। क्यूबा में पिछले दिनों रूस की पनडुब्बी होने की जानकारी मिली थी, तो वहीं अब वेनेजुएला में रूस के युद्धपोत पहुंचे हैं। रूस और चीन अमेरिका के आसपास लगातार तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया में वॉर ऑफ सुपर पावर्स का खतरा और बढ़ रहा है। ताइवान के करीब फिर युद्ध जैसा माहौल। ताइवान की नेवी और अमेरिकी नौसेना ड्रैगन की नौसेना को जवाब देने की तैयारी में। पिछले 4 दिनों में अमेरिका हर पल ताइवान के करीब समुद्र पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने ताइवान की एक फिशिंग बोट पर कब्जा जमा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिकों ने ताइवान के एक ट्रॉलर पर कब्जा कर लिया। चीन के तटरक्षकों ने ताइवानी बोट पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया। चीन के सैनिक बोट को जबरदस्ती फुजियान के बंदरगाह पर ले गए। अमेरिका के लिए चिंता की बात सिर्फ यही नहीं है। खुलासा हुआ है कि चीन क्यूबा में एक रडार स्टेशन बनाने जा रहा है। चीन का मकसद रडार से अमेरिका की जासूसी करना है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने क्यूबा की निगरानी क्षमताओं को अपग्रेड कर दिया है और नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शक्तिशाली रडार अमेरिकी सेना की हवाई और समुद्री गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम होगा। चीन अमेरिकी रेडियो ट्रैफिक की निगरानी कर पाएगा। अमेरिका के उपग्रहों के डेटा को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। फ्लोरिडा में यूएस का अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर भी है। चीन जहां रडार लगा रहा है वहां अमेरिकी दक्षिणी कमान और केंद्रीय कमान दोनों का मुख्यालय भी है। इस इलाके में अमेरिका की कई पनडुब्बियां तैनात रहती हैं और कई सीक्रेट अड्डे भी हैं। चीन जिस सिग्नल को लगा रहा है वो सिग्नल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन के कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सकता है। मैसेज को डिकोड भी किया जा सकता है। नागरिक और सैन्य दोनों ही तरह की एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। चीन पनडुब्बी युद्धाभ्यास, मिसाइल परीक्षण, रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास का डेटा इकट्ठा करके अमेरिकी सैन्य रणनीति के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकता है।
इसके अलावा रूस भी अमेरिका की फिक्र बढ़ा रहा है। क्यूबा के बाद अब रूस की नेवी वेनेजुएला को नया ठिकाना बना रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 17 मई से रूस का उत्तरी बेड़ा लगातार मूव कर रहा है ताकि समुद्र में रूसी नौसेना की मौजूदगी दर्ज हो सके। रूस के प्लान के मुताबिक अब रूसी बेड़ा अटलांटिक में युद्धाभ्यास शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।